Hi dear viewers, I am Shivani Agarwal, your host and host. I welcome you all in the Gateway classes and Gateway classes के इस सेक्शन में हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का वन शॉट वीडियो यूनिट 5th लास्ट यूनिट लेकर हाजिर हैं। ये यूनिट AQTU 2023 के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। तो चलिए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर यूनिट दैट इज प्रोफेशनल personality attributes. So without taking much of your time let us start. What is leadership? If we talk about leadership, तो leadership जो quality है that is the competence, that is the ability और आप कह सकते हैं capability, ability, competence है एंड स्किल है, एक आर्ट है किसी एक इंडिविजुअल की दैट मेक्स हिम कैपेबल टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अपने आप तो काम करते ही हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ यू मेक द वर्क डन बाय अदर्स। तो लीडरशिप एक ऐसी कैपेबिलिटी और एबिलिटी है, स्किल है, आर्ट है किसी एक इंडिविजुअल की दैट मेक्स हिम कैपेबल टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स इन ए पॉजिटिव वे and guide and lead the team to produce better results। फिर हम अगर बात करें आगे की तो लीडरशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट टू पास ऑर्डर्स। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्डर पास करते रहें, बट लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट टू गाइड, टू मोटिवेट, टू सपोर्ट द टीम फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो हम फिर से देख लेते हैं लीडरशिप क्या है। लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी आर्ट स्किल है जो उसको कैपेबल बनाती है किसके लिए? टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स एंड टू इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड हिम इन अ पॉजिटिव वे, टू गाइड एंड लीड द टीम टू प्रोड्यूस बेटर आउटकम्स, बेटर रिजल्ट्स, बेटर आउटपुट। लीडरशिप, फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट टू पास ऑर्डर्स। अगर हम ये कल्पना करने लगें कि हम एक लीडर बन गए हैं, हमारे पास ढेर सारी पावर है, ढेर सारी सत्ता है, तो ये गलत है। लीडरशिप कभी भी ऑर्डर पास करने को नहीं कहते हैं, बल्कि लीडरशिप का असली मतलब है टू गाइड समवन, टू मोटिवेट समवन, इंस्पायर समवन एंड टू सपोर्ट, कोऑपरेट एंड हार्मोनाइज द टीम फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। आइए बात करते हैं प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स एक नया वर्ड है, इसका मतलब है क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, एट्रीब्यूट्स का मतलब है गुण। अगर हम बात करें प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की तो एम्पैथी जो है दैट इज़ द मेन प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट। एम्पैथी की जब हम बात करते हैं तो एम्पैथी का मतलब होता है ए गुड लीडर शुड नो एंड अंडरस्टैंड द पेन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टीममेट्स इन द सेम वे एज ही कुड अंडरस्टैंड हिज अगोनीज, एज ही कुड अंडरस्टैंड हिज ओन प्रॉब्लम्स। यानी कि जिस सेंसिटिविटी के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को फील करते हैं, ठीक उसी पेन के साथ, ठीक उसी सेंसिटिविटी के साथ आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी फील करने लगें, तो वो होता है एम्पैथी। तो फिर से देख लेते हैं, ए गुड लीडर शुड नो एंड अंडरस्टैंड द पेन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टीममेट्स। ही शुड ट्रीट देम एज हिज फैमिली। उसको अपनी टीम को एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। ही शुड लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस पेशेंटली एंड कामली। तो उसको उनकी प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस को, ग्रीवेंस का मतलब है शिकवे, शिकायतें, तो उसको अपनी जो भी अपने टीम मेंबर्स हैं उनकी शिकवे, शिकायतों और प्रॉब्लम्स को बहुत ही पेशेंटली और कामली सुनना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ही शुड बी सेंसिटिव टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ हिज टीम्स। उसको अपने टीममेट्स की पेन और प्लेजर्स दोनों के लिए ही संवेदनशील होना चाहिए। पेन के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए और प्लेजर्स में भी। अगर कोई उसका टीममेट किसी कारण से बहुत ज़्यादा ओवर हैप्पी है, ओवर जॉयड है, तो उसको उसकी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फिर से देख लेते हैं, एम्पैथी का मतलब है टू अंडरस्टैंड एंड नो द पेन एंड अगोनीज ऑफ हिज टीममेट्स। अगोनीज का मतलब भी प्रॉब्लम्स होता है। ही शुड ट्रीट देम एज हिज फैमिली member and he should listen to their problems calmly and patiently without being aggressive, without being divertive. He should be sensitive enough to the pains and pleasures of his teammates. तो ये तो होता है एम्पैथी। अगला आता है टू मूव फॉरवर्ड। हमारा अगला क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है कॉन्सिडरेटनेस। कॉन्सिडरेटनेस का मतलब होता है सूझबूझ होना, समझ होना।
और एक पर्सन जो कंसीडरेट पर्सन होता है उसमें वो ही एक अच्छा लीडर होता है, एक ट्रू प्रोफेशनल होता है। ऐसा प्रोफेशनल जो एक कंसीडरेटनेस से परिपूर्ण होता है वो कैसा होता है? कोऑपरेटिव होता है, हेल्पफुल होता है एंड केयरिंग इनफ फॉर हिज काउंटर पार्ट्स एंड कलीग्स। काउंटर पार्ट्स का मतलब भी सहभागी। तो अपने सहभागियों के लिए, अपने जो उसके साथ काम करने वाले हैं, उसके जूनियर्स हैं, उसके कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है, हेल्पफुल होता है और केयरिंग होता है। ही नेवर पुल्स लैक्स और बैकबाइट। वो कभी भी लैग पुलिंग नहीं करता, बैकबाइटिंग नहीं करता, चुगलखोरी नहीं करता, टांग खिंचाई नहीं करता। इंस्टेड वो क्या करता है? इंस्टेड ऑफ पुलिंग लैग, इंस्टेड ऑफ बैकबाइटिंग, ही ऑलवेज एंड ईच एंड एवरी टाइम ही इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एवरीवन इन हिज बेस्ट पॉसिबल वे। तो एक तो ये हो गया कि वो बहुत कोऑपरेटिव होता है, हेल्पफुल होता है और केयरिंग होता है। ये तीनों वर्ड्स आप याद रखिएगा। दूसरा ये है कि नेवर पुल्स लैग्स एंड नेवर डू बैकबाइटिंग। इंस्टेड वो सपोर्ट करता है, वो कोऑपरेट करता है, हार्मोनाइजेस करता है टीम के बीच में। इंटेलिजेंट होता है, पेशेंट होता है और काम लिसनर होता है। देखिए लिसनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और एक अगर अच्छा प्रोफेशनल बनना है आपको तो यू शुड बी ए गुड लिसनर। तो वो एक इंटेलिजेंट, पेशेंट और काम लिसनर होता है। ही ऑलवेज गाइड्स, मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स हिज फेलो वर्कर्स एंड जूनियर्स। वो हमेशा अपने जूनियर्स को और फेलो वर्कर्स को गाइड करता है, मोटिवेट करता है और उनको इंस्पायर करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। He always provides suggestions for the betterment of his team. वो हमेशा अपनी टीम के बेटरमेंट के लिए सजेशन देता है कि क्या चीज़ किस समय पर करना सही होगा। एक और नई क्वालिटी है, he is a person of low assertiveness. वो एक लो assertiveness का मतलब जिद, तो जिद्दी कम होता है वो। और हाई एक्सप्रेसिवनेस ये एक्सप्रेसिवनेस है, तो उसके अंदर एक्सप्रेसिवनेस ज़्यादा होती है। यानी एक्सप्रेसिवनेस का मतलब है यहाँ पर कि एक्टिविटी ज़्यादा करता है वो। ये नहीं कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो अड़ियल होते हैं, वो जिद करने बैठ जाते हैं कि नहीं यही बात ठीक है, तो वो ऐसे जिद करके अड़ियल नहीं बनता है, बल्कि वो एक्सप्रेसिवनेस करता है, यानी कि चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूशन करता है, लागू करता है, एक्टिवली उनको उन चीज़ों को अप्लाई करता है। He always try to alter unfavorable situations into favorable one and removing all disputes and all disturbances. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टर का मतलब चेंज करना होता है, बदलना। तो वो हमेशा अनफेवरेबल और एक्सपेक्टेड सिचुएशंस को फेवरेबल में बदलने की कोशिश करता है। जो भी उनमें डिस्प्यूट्स और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनको हटाते हुए वो अनफेवरेबल चीज़ों को भी फेवरेबल में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो कंसीडरेशन की होती हैं। सबसे पहला हेल्पफुल होना, केयरिंग होना और कोऑपरेटिव होना। फिर लैग पुलिंग, बैकबाइटिंग की जगह सपोर्टिंग करना, इंटेलिजेंट लिसनर होना, पेशेंट लिसनर होना, काम लिसनर होना और इंस्पिरेशन देना, ये मोटिवेशन देना, हमेशा सजेशन प्रोवाइड करना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लो असर्टिवनेस का पर्सन है और हाई एक्सप्रेसिवनेस का पर्सन होता है। हमेशा अनफेवरेबल और टफ, अनकॉमन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कॉमन बनाने के लिए कोशिश करता है, प्रयासरत रहता है, एफर्ट्स करता है, एंडिवर्स डालता है। He always try to seek the solution of every problem. हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीख माने ढूंढने की कोशिश करता है, सर्च करने की कोशिश करता है। सीख नहीं याद रहेगा तो सर्च लगा सकते हैं। एक आता है कॉम्पिटेंस। देखिए ये क्वेश्चन इस बार आएगा और आएगा ज़रूर, आप लिख कर रख लीजिएगा। A competent person is someone that has not only the knowledge to recognize a hazard and the authority to correct it. एक competent person कैसा person है? जिसके अंदर एक हैजार्ड यानी कि एक अनकॉमन सिचुएशन को पहचानने की नॉलेज तो है ही, उसके अंदर अथॉरिटी भी है, पावर भी है, क्षमता भी है उसको करेक्ट करने की। तो नॉट ओनली ही रिकॉग्नाइजेज द अनकॉमन सिचुएशन बट आल्सो ही हैज़ पावर एंड स्किल एंड कॉम्पिटेंस टू करेक्ट इट। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल क्या है? इज हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। उसके पास ट्रेनिंग, स्किल्स और एक्सपीरियंस तो होता ही है, उसके साथ साथ नॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो नॉलेज के कॉम्बिनेशन के साथ साथ उसके पास ट्रेनिंग भी होती है, स्किल्स भी होते हैं, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। ए कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल कंटिन्यूअली सर्च फॉर वेज टू कीप लर्निंग, ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग। बहुत ध्यान देने वाला बात है, कुछ ना याद है तो ये जरूर लिखेगा। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल क्या है?
वो कंटिन्यूअली सर्च करता रहता है उन सब तरीकों की जहाँ से उसे सीखने को मिलेगा, जहाँ से उसे ग्रो करने को मिलेगा और जहाँ से उसे अपने आप को इम्प्रूव करने को मिलेगा। तो देखिए है ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्पिटेंट पर्सन है ही क्या? आपसे भी कोई पूछने लगे कि कॉम्पिटेंट पर्सन आप किसे कहेंगे, तो कॉम्पिटेंट पर्सन वो है जो कंटिन्यूअसली सर्च करता रहता है ऑल द अल्टरनेट वेज, ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर वो कुछ सीख सके, जहाँ पर वो कुछ ग्रो कर सके, जहाँ पर वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ए कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल ऑलवेज अकम्प्लिश मोर देन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम और हर। वो हमेशा अकम्प्लिश करता है, अकम्प्लिश का मतलब पूरा करना। अकम्प्लिश अगर याद नहीं रहता है तो डू भी लगा सकते हैं, डज भी लगा सकते हैं। तो एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल ऑलवेज डज मोर देन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। जितना उससे एक्सपेक्ट करा जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा वो परफॉर्म करके रखता है, उससे ज़्यादा कहीं वो अकम्प्लिश करके रखता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही ऑलवेज कंप्लीट द टास्क प्रोजेक्ट अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम का मतलब है समय से पहले। तो वो समय से पहले हर काम को पूरा करता है, समय से पहले हर प्रोजेक्ट को पूरा करके देता है, डेडलाइन से पहले हर काम को पूरा करके देता है। तो अहेड ऑफ डेडलाइन, अहेड ऑफ टाइम, क्रॉसिंग एवरी डेडलाइन, ही ऑलवेज कंप्लीट द वर्क इन एडवांस। हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल्स एंड थिंक आउट ऑफ बॉक्स। थिंक आउट ऑफ बॉक्स का मतलब पता ही होगा, अलग हटकर सोचना। जहाँ तक लोग नहीं सोच पाते हैं उस अलग हटकर वो सोचता है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हाईली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा माइल्स जाता है, यानी कि अलग से कुछ अलग करके दिखाता है और कुछ अलग हटकर सोचता है। हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन डायरेक्टली एंड इंडिविजुअली इंस्पायर्स एंड मोटिवेट अदर्स। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से वो दूसरे लोगों को अपने कुछ ऐसे काम करता है जिससे लोग ऑटोमेटिकली उससे इम्प्रेस होते हैं और उससे कुछ सीखने की इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है, पहले समझ लेते हैं, अखंडता। अगर हम बात करें इंटीग्रिटी की, बिफोर वी गो अहेड, तो इंटीग्रिटी का मतलब है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आप अपने आदर्शों पर खड़े रहेंगे, आप अपने आदर्शों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये होती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो है वो फाउंडेशन है एक गुड और डायनेमिक लीडरशिप की या गुड प्रोफेशनल की। एक अच्छा प्रोफेशनल अगर आपको बनना है तो ये जो है इंटीग्रिटी जो है ये फाउंडेशन है एक अच्छे प्रोफेशनल पर्सन की। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? वन मस्ट स्टैंड फॉर वंस बिलीव्स। जो आपके बिलीफ हैं, विश्वास हैं, उन पर आप अडिग रहते हैं, स्टैंड करते हैं, यानी कि हर परिस्थिति में उनके साथ बने रहते हैं। नो मैटर हाउ हार्ड, हाउ टफ, हाउ अनकॉमन, अनएक्सपेक्टेड एंड अनफेवरेबल द सर्कमस्टेंसेस मे बी। इससे कोई मतलब नहीं है। नो मैटर का मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी भी हार्ड, कितनी भी टफ और कितनी भी अनकॉमन सिचुएशन क्यों ना आ जाए, एक अच्छा जो प्रोफेशनल है वो हमेशा अपने बिलीफ से पर स्टैंड करता है, उनसे कभी अलग नहीं हटता है। वो हमेशा ही ऑलवेज इज लॉयल, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, डेडिकेटेड, पंक्चुअल, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कमांडेबल। सेल्फ कमांडेबल का मतलब उसको अगर कोई आज्ञा ना भी दे तो वो खुद अपने को आज्ञा देता है, अपने को कमांड्स देता है और वो जो है सारे कामों को अपनी खुद की प्रेरणा से करता है। तो ये सारे गुण जो हैं, इतने सारे जो मैंने गुण बताए, इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि आपका चार्ट प्रेजेंटेबल हो जाए आपका आंसर। तो टू बी लॉयल, ही इज़ ऑलवेज लॉयल, ही इज़ ऑलवेज ऑनेस्ट। यहाँ हम इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रिटी में एक तो ये आता है कि अनकॉमन सिचुएशंस में भी अपने बिलीफ्स पर स्टैंड ऑन करना, एंड टू बी लॉयल, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, डेडिकेटेड, पंक्चुअल, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कमांडेबल। इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये मैंने बहुत सालों की रिसर्च से बनाए हैं। आई होप यू वुड लाइक द नोट्स। आगे चलते हैं। विदाउट इंटीग्रिटी यू कांट एक्सपेक्ट योर फॉलोअर्स टू बी लॉयल, ट्रू एंड ऑनेस्ट। देखिए, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे टीम लीडर बनना चाहते हैं, तो देखिए इंटीग्रिटी के बिना आप किसी फॉलोअर से, किसी जूनियर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए लॉयल रहेगा या आपके लिए ट्रू और ऑनेस्ट रहेगा। अगर आप अपने मालिक के लिए ऑनेस्ट हैं, अगर आप अपने मालिक के लिए लॉयल हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे जो जूनियर है वो भी आपके लिए लॉयल रहेगा। तो फर्स्ट लेवल पर यू have to be loyal, you have to be full of the qualities, attributes of integrity. अगला आता है हमारा कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। कम्युनिकेशन किसी भी सक्सेसफुल लीडरशिप का, किसी भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल का के लिए एक लाइफ ब्लड का काम करता है। और कम्युनिकेशन की हेल्प से एक लीडर या एक प्रोफेशनल क्या कर सकता है, प्रोफेशनल लगा लीजिएगा यहाँ पर, एक प्रोफेशनल अगर कम्युनिकेशन उसका अच्छा है, अगर वो अच्छे से कम्युनिकेशन में रहता है तो वो क्या कर सकता है, ही कुड कम्युनिकेट वेल विद हिज टीममेट्स टू कनेक्ट विद देम। देखिए अपनी टीम से कनेक्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि 24/7 या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप उनसे इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली कनेक्ट रहें। तो कम्युनिकेशन हमारी हेल्प कहाँ करता है, टू कनेक्ट विद आवर टीम। वो क्या करता है कम्युनिकेशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ही इज़ ऑलवेज रेडी टू ऑफर सजेशंस एंड सॉल्यूशंस एंड एडवाइस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जब भी देखिए, जब आप कम्युनिकेट करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपके टीममेट्स के पास को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टाइम पर उनको क्या सजेशन दें तो अच्छा होगा, किस प्रॉब्लम का किस तरह से सोल्यूशन दें तो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो मिनिमाइज़ होंगी, मिटिगेट होंगी, और क्या एडवाइस दें जो वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। अगला आता है कम्युनिकेशन की हेल्प से वो इंस्पायर और मोटिवेट कर सकता है, और टू इन्फ्यूज़ एनर्जी इन हिज टीममेट्स, वो अपने टीममेट्स में एनर्जी इन्फ्यूज़ कर सकता है जब कभी भी वो सिक हों, डल हों, टायर्ड हों, डिमोटिवेटेड हों और डिमोरलाइज्ड हों। He could communicate to get to know the problems and grievances of teammates। वो क्या कर सकता है कम्युनिकेशन की हेल्प से, he could get to know to the problems and grievances of his teammates and accordingly he could offer them solution and suggestions। With the help of communication, he could inform easily, he could instruct them easily, and he could persuade them easily। With the help of communication only, he could teach them, train them, update them, and educate them from time to time। And it is the communication only that enables him to negotiate in some of the circumstances to take out the midway which is justificable and इक्वल टू बोथ ऑफ द डिस्प्यूटेड पार्टीज़। तो नेगोशिएट करने में, टीचिंग देने में, ट्रेनिंग देने में, अपडेशन में, एजुकेशन में, इंफॉर्मेशन में, इंस्ट्रक्शन में, परसुएशन में, इन सब में क्या चीज़ हमारी मदद करती है, वन एंड वन ओनली कम्युनिकेशन। अब आता है अगला एट्रीब्यूट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक लीडर जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो क्या करता है, ही कुड थिंक, ही कुड एक्ट एंड रिएक्ट पॉजिटिवली। उसकी थिंकिंग भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, एक्ट भी उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, और रिएक्शन जो भी वो देता है वो सोच समझकर पॉजिटिवली देता है। अगला है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क एंड चैलेंजेस। हमेशा रिस्क और चैलेंजेस लेने के लिए रेडी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ना भी लिख पाए तो ये लिख लीजिएगा, ही कुड टेक सजेशन डिसीजंस पॉजिटिवली एंड क्विकली। डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है और क्विक होती है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू आउट ऑफ द बॉक्स एंड क्रिएटिव। एक जो ऐसा लीडर होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला लीडर होता है, वो हमेशा इनोवेटिव चीज़ें, नई चीज़ें तलाशता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएशन करता है और हमेशा क्रिएटिव रहता है। ही इज़ ऑलवेज ओपन टू कम्युनिकेट विद हिज टीम। वो हमेशा अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ओपन रहता है, इवन इन टफ एंड अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज। देखिए, आप एक अच्छे प्रोफेशनल तभी बन सकते हैं जब आप अनफेवरेबल सिचुएशन में भी सामने निकल कर आएँ और अपनी टीम से बात करें। बात करने से ही सोल्यूशन निकलते हैं, क्योंकि एक लाइन भी कही गई है, बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, बातचीत का दौर जारी रखिए जनाब, अक्सर बंद कमरों में ताले लग जाते हैं। तो देखिए कितना इफेक्टिव है कि अगर कम्युनिकेट करेगा तभी अनफेवरेबल सिचुएशन में भी फेवरेबल कुछ निकल कर सामने आएगा। तो वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता टू कम्युनिकेट विद हिज टीम मेंबर्स इवन व्हेन दे आर एग्रेसिव, इवन व्हेन दे आर ट्रैप्ड इन टफ एंड अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज। जैसे कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे आपके टीचर्स होते हैं, बॉस होते हैं, वो क्या होता है जब कोई उनको लगता है ना कि कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आ रही है तो वो अपना फ़ोन या तो बंद करके रख देते हैं या फिर फ़ोन पिकअप नहीं करते हैं। तो ऐसा एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला लीडर होता है वो ऐसा कभी नहीं करता। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला जो एक प्रोफेशनल है वो अपना फ़ोन कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं करता, कभी भी स्विच ऑफ नहीं करता। इवन इन टफ एंड अनफेवरेबल सिचुएशन ही कम्स आउट ऑफ द केज, ही कम्स आउट ऑफ हिज केव। अपने केज से, अपनी केव से, अपनी गुफा से बाहर आता है और खुलकर सामना करता है, खुलकर बातचीत करता है।
अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक्स हिम एबल टू मीट न्यू पीपल एंड टू चेरिश न्यू कॉन्टैक्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो उसे नए नए लोगों से मिलाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और द मोर ही विल मीट विद न्यू पीपल द मोर ही विल बी एबल टू चेरिश न्यू कॉन्टैक्ट। और आजकल तो आपको पता ही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी होगी कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन में होती हैं, प्रोफेशनल में होती हैं। टू मूव अहेड, हमारी अगली जो एट्रीब्यूट है वो है असर्टिवनेस। मैंने अभी बताया था, असर्टिवनेस का मतलब होता है जिद, सुदृढ़ होना। तो सुदृढ़ होने का मतलब है स्ट्रांग होना। असर्टिवनेस का मतलब है टू स्टैंड अप ऑन योर पर्सनल राइट्स। आपके जो पर्सनल राइट्स हैं उन पर स्टैंड ऑन रहना, उन पर खड़े रहना, उन पर टिके रहना। स्टैंड अप का मतलब टिके रहना, अडिग रहना। तो देखिए, अपने राइट्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपका कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। अगला है टू एक्सप्रेस थॉट्स फीलिंग्स एंड बिलीव्स इन डायरेक्ट ऑनेस्ट एंड अप्रोप्रिएट वेज। अपने थॉट्स फीलिंग्स और बिलीव्स को एक डायरेक्ट वे में, एक ऑनेस्ट वे में, एक अनप्रिजुडाइज्ड अनबायस्ड वे में, अप्रोप्रिएट वे में रखना भी उसे आना चाहिए जो असर्टिवनेस का पर्सन है। बीइंग असर्टिव आल्सो मीन्स, असर्टिव होने का मतलब ये भी है टू ऑलवेज रेस्पेक्ट द थॉट्स फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑफ अदर पीपल। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सनल राइट के लिए दूसरे लोगों का हक मारने लग जाएं। तो बीइंग असर्टिव आल्सो मीन्स कि you also have to pay full respect to the thoughts, feelings and beliefs of other people. Assertiveness का मतलब ये भी है to encourage others to be open and honest and to express their views, wishes and feelings appropriately. अल्टीमेटली असर्टिवनेस का मतलब है टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ ना याद रह जाए तो एक तो ये चीज़ लिख दीजिएगा, और एक चीज़ आप ये लिख दीजिएगा कि बीइंग असर्टिवनेस का मतलब है टू स्टैंड ऑन योर पर्सनल राइट्स एंड टू ऑलवेज रिस्पेक्ट द थॉट्स ऑफ अदर पीपल। आगे आता है पॉजिटिविटी। देखिए, पॉजिटिविटी तो होनी ही चाहिए। पॉजिटिविटी भी, जैसे कम्युनिकेशन हमारा लाइफ ब्लड था प्रोफेशनल एट्रीब्यूट का, इसी तरह से इन द वेरी सेम वे पॉजिटिविटी इज आल्सो द लाइफ ब्लड ऑफ प्रोफेशनल एट्रीब्यूट। Professionals who maintains this attitude are easier to get along with वो get along का मतलब है घुलना मिलना, तो वो दूसरों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। और स्प्रेड जॉयज अराउंड दैम, जब वो लोगों से घुल मिल जाते हैं तो वो आसपास के एम्बियंस में, आसपास के एटमॉस्फेयर में जॉयज और खुशियों की बरसात करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड कीप्स एवरीवन ट्राइंग न्यू थिंग्स। पॉजिटिव एटीट्यूड ही वो चीज़ है जो हर एक को प्रोत्साहित करता है टू कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स, टू बी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, टू बी क्रिएटिव, टू बी इनोवेटिव एंड टू बी ब्रेव, टू टेक अप चैलेंजेस एंड टू फेस इवन द अनकॉमन अनफेवरेबल सिचुएशंस ब्रेवली। तो ये हमारे कुछ प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स थे। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में 10 मार्क्स में आ सकता है, सेक्शन सी में आएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन एटिकेट्स। एटिकेट का मतलब होता है मैनर्स। तो पढ़ लेते हैं पहले, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली इज ए वे, इज एन आर्ट, इज ए स्किल। एक्ट भी लगा सकते हैं। ये एक एक्ट है इन विच ए लेटर, ए वर्ड एंड ए साउंड इज डिलीवर्ड। लेटर जो ए से जेड तक के लेटर्स हैं वो लेटर होते हैं। वर्ड का मतलब है कोई भी सेंसफुल ग्रुप ऑफ सेंसफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, सेंसफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जैसे सी ए टी कैट, एप्पल। साउंड का मतलब है जैसे कप में यू की साउंड आई है ना। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन क्या है, इट इज़ ए वे इन विच ए पर्टिकुलर लेटर, वर्ड और ए साउंड इज डिलीवर्ड। In other words, we can say that pronunciation is speaker's art of delivering sound using particular devices of paralinguistics. तो ये स्पीकर की साउंड डिलीवर करने की आर्ट है। साउंड कैसे उसको डिलीवर करना है, विद द हेल्प ऑफ some techniques of paralinguistics, some devices of paralinguistics, यानी कि पिच, आर्टिकुलेशन, एक्सेंट, रिदम, इंटोनेशन, इंटोनेशन भी आता है इसमें, स्ट्रेस, रेट, पेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है। अब आता है फीचर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ये हमारा बी सेक्शन के लिए, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर कहीं आ सकता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं।
फोनेटिक्स अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन की, तो फोनेटिक्स जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. फोनेटिक्स एक्चुअली होता क्या है? साइंस ऑफ साउंड्स. साइंस ऑफ साउंड्स, स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट सोर्सेज, हाउ डिफरेंट साउंड्स, ये साउंड्स है, तो हाउ डिफरेंट साउंड्स एट डिफरेंट प्लेसेस आर डिलीवर्ड. जैसे यू की साउंड बट में और पुट में डिफरेंट है. बट में यू की साउंड आ आई है, जबकि पुट में ऊ आई है. तो स्टडी ऑफ फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट साउंड्स एट डिफरेंट प्लेसेस आर डिलीवर्ड. किस तरह साउंड का गेम है, किस तरह डिफरेंट साउंड्स डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग डिफरेंटली प्रोनाउंस की जाती हैं, डिलीवर की जाती हैं. दैट इज ऑल अबाउट फोनेटिक्स. अब आता है वर्ड स्ट्रेस. वर्ड स्ट्रेस का मतलब है स्ट्रेस ऑन वर्ड, यानी कि एम्फेसिस ऑन सर्टेन सिलेबल इन ए वर्ड. एक वर्ड में जो सर्टेन सिलेबल है. अब सिलेबल क्या होता है? सिलेबल का मतलब होता है जैसे हमारा लॉजिक है. लॉजिक में ये जो है ये हमारा एक सिलेबल हो गया और ये जो हो गया हमारा दूसरा सिलेबल हो गया. जैसे हमारा पैरालिंग्विस्टिक वर्ड है कॉन्फिडेंट है, जैसे कॉन्फिडेंट. तो कॉन्फिडेंट ये फर्स्ट सिलेबल है, सेकेंड है और ये थर्ड है. तो एम्फेसिस का मतलब स्ट्रेस देना, जोर देना. तो इस वर्ड में हमें कौन से सिलेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस देना है? जैसे कॉन्फिडेंट, तो इसमें जो फी है उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं. तो यही है कि वर्ड के कौन से पार्ट के सिलेबल पर, कौन से सिलेबल पर हमें ज़्यादा एम्फेसिस देना है. दैट इज़ ऑल अबाउट वर्ड स्ट्रेस. सेंटेंस स्ट्रेस भी इसी तरह से. सेंटेंस स्ट्रेस में बस क्या होता है कि हमें सेंटेंस में कौन से सर्टेन वर्ड पर एम्फेसिस करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है. तो राम इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी. तो जब हम बोलेंगे राम इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, तो ज़्यादातर जो है हम प्रीपोजिशंस पर स्ट्रेस करते हैं. तो इज़ और ऑफ पर यहाँ पर स्ट्रेस दिया हुआ है. तो सेंटेंस के कौन से पार्ट पर, कौन से वर्ड्स पर हमें स्ट्रेस देना है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रेस. आगे आते हैं लिंकिंग. लिंकिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग सर्टेन वर्ड्स टुगेदर. जो सर्टेन वर्ड्स को किस तरह से हम ज्वाइन करते हैं उसको लिंकिंग करना कहते हैं. अगला आता है सिलेबल. सिलेबल क्या है? सिलेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेबल हमारा एक यूनिट है दैट इज़ अडॉप्टेड फॉर द एनालिसिस ऑफ स्पीच. तो जो स्पीच की एनालिसिस के लिए अडॉप्ट करा गया है. यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा कि सिलेबल एक यूनिट है. यूनिट का मतलब एक इकाई है, एक सेगमेंट है जिसको हमने स्पीच की एनालिसिस के लिए अडॉप्ट करा है. इट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्लूटोनिक सर स्ट्रीम मैकेनिज्म. इसको हम प्लूटोनिक सर स्ट्रीम मैकेनिज्म में भी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन वी मेक यूज़ ऑफ दिस मैकेनिज्म इन स्पीच. अब ये क्या है प्लूटोनिक सर स्ट्रीम मैकेनिज्म? जब हम इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, एयर फ्लो, जो एयर फ्रॉम द लंग्स डज नॉट कम आउट. एयर हमारी लंग्स से बाहर नहीं निकलती इन ए रेगुलर एंड कंटिन्यूस फ्लो. इस फ्लो में, इस टेक्निक में, इस मैकेनिज्म में एयर जो है डज नॉट कम आउट फ्रॉम लंग्स. लंग्स से बाहर नहीं निकलती है, एक कंटिन्यूस और फ्री फ्लो में नहीं निकलती है. आगे आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ द सिलेबल. अब जो है ये वाला पार्ट भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपोजिशन ऑफ द सिलेबल में आपका सिलेबल में क्या क्या होता है एक्चुअली? तो सिलेबल में होता है वॉवेल और कंसोनेंट साउंड्स होती हैं. सिंपलेस्ट कैटेगराइजेशन में इंग्लिश में आपको पता ही है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. इसमें से सभी को लोगों को पता है, नथिंग न्यू इज़ देयर, कि 5 आर वॉवल्स. और वॉवेल साउंड, अब यहाँ पर ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है. वॉवेल साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए फ्री फ्लो ऑफ द ब्रीथ आउट ऑफ द माउथ. माउथ के जब हम, मतलब ये जो है जब हम सांस लेते हैं तो ये फ्री फ्लो में वॉवेल साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है. ये आप याद रखिएगा. और जो 21 लेटर्स हैं वो आपको पता ही है, कॉन्सोनेंट्स हैं. हाँ, ये चीज़ ये वाली इंपॉर्टेंट है कि वाई जो है वो कभी कभी वॉवेल और सेमी वॉवेल के रूप में भी लिया जाता है. अब कॉन्सोनेंट को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं? बाय ब्रीफली स्टॉपिंग द एयर फ्लो. हम यहाँ पर एयर फ्लो को थोड़ा सा रोक कर प्रोड्यूस करते हैं. तो यहाँ पर तो फ्री फ्लो ऑफ एयर होता है और यहाँ पर थोड़ा सा एयर को हम इंटरप्ट करते हैं, एयर फ्लो को हम इंटरप्ट करते हैं. देखिए इंटोनेशन अगेन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटोनेशन क्या है? हाउ द वॉइस राइज एंड फॉल इन स्पीच. स्पीच में हमें अपनी वॉइस कहाँ पर राइज करके बोलनी है, कहाँ फॉल करके बोलनी है, ये हमारा इंटोनेशन है.
इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं इंटोनेशन एक तरीका है जिसमें पिच ऑफ द स्पीकर्स वॉइस गोज अप एंड डाउन, जहाँ पर स्पीकर की वॉइस की जो पिच है वो कब अप होती है कब डाउन होती है, ये होता है इंटोनेशन। इंटोनेशन भी दो तरह का होता है, राइजिंग मतलब तीन तरह का होता है, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। अब अगर और भी आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा और देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिएगा, जो थोड़े एवरेज हैं वो इसको छोड़ दीजिएगा, उनके लिए इतना ही बहुत है। अब जो है फंक्शंस ऑफ इंटोनेशन में आता है डिस्टिंग्विश डिफरेंट काइंड ऑफ अटरेंसेस सच एज एस्टिमेट, कमांड, रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस। मतलब इंटोनेशन का काम क्या है? इंटोनेशन हमारा क्या करता है कि डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंशिएट करता है तमाम तरह की जो अटरेंसेस है, जो हम बोलते हैं। अटरेंसेस का मतलब जो स्पीकिंग है, जैसे जब हम स्टेटमेंट बोलेंगे तो हम किसी और जब हम सिंपल एक स्टेटमेंट बोलेंगे कि अरे राम जा रहा है, तो हम किसी और तरह का इंटोनेशन यूज़ करेंगे। जब हम कमांड देंगे तो हम कहेंगे राधा इधर आओ। रिक्वेस्ट करेंगे अरे प्लीज़ ज़रा ला दो, तो हम उसको अलग तरह से बोलेंगे। और जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम अलग तरह का इंटोनेशन करेंगे, जैसे क्या तुम्हें पता है क्या, तो इसमें देखिए अलग तरह का इंटोनेशन हो गया। तो इंटोनेशन का फंक्शन मेनली क्या है जो आप याद रख सकते हैं कि इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट काइंड ऑफ utterances. For example, where we have to give a statement, where we have to pass command, where we have to pass order, where we are making a request and where we are questioning someone. अब क्या है, डिफ्रेंशिएट करता है स्पीकर की इमोशनल एटीट्यूड को, और जैसे कब वो क्यूरियस है, कब वो पोलाइट है, कब वो एग्रेसिव है, कब वो फ्रेंडलीनेस है, कब वो फ्रेंडली है, सॉरी। तो देखिए जब आपने देखा होगा क्यूरियोसिटी, अरे बताओ ना, मुझे भी बताओ, तो देखिए अलग तरह का इंटोनेशन हो गया। पोलाइट, यार प्लीज़ ला दो ना, है ना, अलग तरह का, यार प्लीज़ वीडियो देख लेना मेरी, है ना। एग्रेसिव, तुमने क्यों करा ऐसे, तो थोड़ा अलग हो गया ना। फ्रेंडलीनेस, यार बड़े मज़े आ रहे हैं आजकल तो देखिए अलग अलग तरह के इमोशनल एटीट्यूड को, और तो इसमें बेसिकली इमोशनल एटीट्यूड को दिखाता है, डिफरेंशिएट करता है, और तमाम तरह के अटरेंसेस को, जैसे कहाँ हम स्टेटमेंट कर रहे हैं, कहाँ हम कमांड दे रहे हैं, कहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, इसको बताता है। अब आता है फॉलिंग इंटोनेशन क्या है। जब स्पीकर बिगिन करता है एक सेंटेंस को हाई नोट पर, लेकिन ग्रेजुअली वो लोअर नोट में शिफ्ट करता है, तो ये हाई फॉलिंग इंटोनेशन है। यहाँ पर क्या याद रखना है, स्टार्ट बिगिन करता है हाई नोट पर, बिगिन करता है हाई 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 पर, और नीचे करते करते थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है ना। इट इज़ नोन एज फॉलिंग इंटोनेशन। तो ये तो हो ही गया। अब यूज़ ऑफ फॉलिंग इंटोनेशन कहाँ कहाँ होता है, इमोशनल इम्प्लीकेशन में होता है, कमांड्स में होता है, और ऐसे सेंटेंसेस में होता है जहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हु इज़ योर लीडर, है ना, हु इज़ योर क्लास टीचर। अब आता है राइजिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन में क्या होता है, स्पीकर बिगिन करता है लोअर नोट में और ग्रेजुअली वो शिफ्ट करता है हायर नोट में, है ना। यूज़ कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट क्लास में है इनकम्प्लीट अटरेंसेस, द फर्स्ट क्लास में हैव राइजिंग टोन्स। जो इनकम्प्लीट अटरेंसेस होते हैं उनमें फर्स्ट क्लास जो है उसमें राइजिंग टोन होती है, और यस नो वाले आंसर टाइप क्वेश्चंस में होता है, WH टाइप क्वेश्चंस में होता है, जहाँ पर एक वार्म और फ्रेंडली मैनर में जब कहा जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है, जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। अब आता है राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन क्या है, स्पीकर जो है जब इंटरमिटिंगली का मतलब बीच बीच में रुक रुक कर, तो जब स्पीकर इंटरमिटिंगली राइजिंग और फॉलिंग दोनों ही टोन का यूज़ करता है तो इसे राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन बोला जाता है। ये होता कब है, व्हेन स्पीकर इज हेजिटेटिंग टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। जब स्पीकर कभी कभी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में हेजिटेट फील कर रहा होता है, और अनेबल टू फिनिश हिज स्टेटमेंट। जैसे कभी कभी आप शर्मा रहे होते हैं थोड़ा सा, या आप थोड़ा डरे हुए होते हैं, तब आप करते हैं ना। यूज़ ऑफ राइजिंग फॉलिंग इन स्टेटिंग ए लिस्ट को स्टेट करते समय, स्टेट का मतलब बताते समय, लिस्ट में यही रहता है ना, कभी कभी हम कुछ चीज़ों पर अटक जाते हैं। इन कन्वेइंग ए सेट ऑफ चॉइसेस, जैसे आप कहते हो ना आपको क्या क्या पसंद है, जैसे मैंने आपसे पूछा आपको क्या क्या पसंद है खाने में, तो आप कहते हो दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले भटूरे, आइसक्रीम, पान, फिर आप रुक जाते हो, तो वो होता है टू कन्वे पार्शियल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये पार्शियल और कंडीशनल स्टेटमेंट कन्वे करने में भी काम आता है।
अब आता है अदर फीचर्स ऑफ वॉइस डायनेमिक्स। ये आपका जो है वो सेक्शन वो आ सकता है। ये क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट है, सेमी इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन आ सकता है। पिच क्या है? पिच हाई और लो नोट है ऑन द स्केल। पिच क्या है? रेट ऑफ वेरिएशन ऑन द वोकल फोल्ड। वोकल फोल्ड हमारे क्या हैं? जो गले की ग्रंथियाँ होती हैं, जो गले के फोल्ड होते हैं, उन पे आप कितनी बार वेरिएशन करते हैं उसका रेट, उसकी दर होती है पिच। पिच क्यों इंपॉर्टेंट है? पिच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। पिच रिफ्लेक्ट करती है स्पीकर के मूड को और इंटरेस्ट को, मूड और इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। पिच आल्सो एक्सप्रेसेस स्पीकर्स इमोशनल स्टेट। पिच स्पीकर की इमोशनल स्टेट को भी रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा ज़रूर से। पिच हेल्प करती है टू अवॉइड मोनोटोनस इम्पैक्ट ऑफ द स्पीच में जो मोनोटोनस इम्पैक्ट आ जाता है, जो नीरस इम्पैक्ट आ जाता है, डल और बोरिंग इम्पैक्ट आ जाता है, उसे भी अवॉइड करने में हेल्प करती है। पिच इंडिकेट करती है कि वेदर द स्पीकर इज आस्किंग ए क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया था, वेदर ही इज पासिंग एन ऑर्डर, ही इज मेकिंग ए रिक्वेस्ट और ही इज सिंपली स्पीकिंग। अब देखते हैं हाई पिच वाला पर्सन क्या होता है। हाई पिच वाला पर्सन जो है वो साउंड करता है, दिखाई देता है अनप्लीजेंट, इरिटेटेड, इल मैनर्ड भी होता है, चाइल्डिश भी होता है और आर्टिफिशियल भी माना जाता है। जबकि ए पर्सन विद लो पिच का पर्सन कैसे लिया जाता है? ये माना जाता है कि लो पिच के पर्सन में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, ज़्यादा अथॉरिटी है। तो ये एडवाइजेबल है टू स्टार्ट सॉफ्टली एंड इन लो पिच। आप स्टार्ट करें सॉफ्टली और लो पिच में एंड देन ग्रेजुअली यू कैन स्विच ऑन टू हाई पिच इफ इट इज़ द डिमांड ऑफ द कॉन्टेंट। पेस और रेट। पेस क्या है? बहुत इजी है पेस और रेट। रेट क्या है? रेट इज़ द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट। पर मिनट हम जितने वर्ड्स बोलते हैं वो हमारा रेट या पेस होता है। पेस का मतलब गति, रेट का मतलब दर। तो रेट क्या अफेक्ट करता है? अफेक्ट का मतलब प्रभावित करता है मीनिंग और इम्प्रेशन ऑफ आवर कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन के मीनिंग और इम्प्रेशन को प्रभावित करता है। मोस्ट ऑफ अस स्पीक एट एन एवरेज ऑफ 160 वर्ड्स। हम में से ज़्यादातर लोग 160 वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं, लेकिन इफ़ वी एक्सीड द लिमिट टू 200 वर्ड्स, अगर हम इस लिमिट को 200 वर्ड्स तक एक्सीड कर देते हैं तो भी हमारा मैसेज जो है वर्चुअली इंटेलिजिबल और इंटेलेक्चुअल माना जाएगा, यानी हम 200 वर्ड्स पर मिनट बोल सकते हैं। इन कंट्रास्ट क्या होगा? इफ़ वी स्पीक वेरी स्लोली तो अदर्स में परसीव अस लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, शॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड इनएक्टिव एंड अनबिलीवेबल एंड बोरिंग भी हो जाएगा वो। तो आप 160 वर्ड्स पर मिनट तक तो बोलिए ही। अब आता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है दैट डिस्टिंग्विशेस आवर वॉइस फ्रॉम अनदर। क्वालिटी ही वो चीज़ है जो हमारी वॉइस को मेरे लेक्चर को किसी और के लेक्चर से और आपके लेक्चर आपके प्रेजेंटेशन को आपके जूनियर के प्रेजेंटेशन से, आपके अदर फेलो मेट्स के प्रेजेंटेशन से डिफरेंशिएट करेगी। तो क्वालिटी ही वो कैरेक्टरिस्टिक है दैट डिस्टिंग्विशेस आवर वॉइस फ्रॉम अनदर वंस वॉइस। ईच वन ऑफ हैज़ ए यूनिक वॉइस क्वालिटी एंड ये जो क्वालिटी है वो रेसोनेटिंग मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है। रेसोनेटिंग मैकेनिज्म, इट मे बी रिच एंड रेजोनेंट। ये रेजोनेंट हो सकती है, रिच हो सकती है, सॉफ्ट और एल्योरिंग हो सकती है, थिन और नेसल हो सकती है। नेसल का मतलब आपने सुना होगा नाक से बोलने वाले। होर्स हो सकती है, होर्स का मतलब भद्दी। हस्की हो सकती है, हार्श हो सकती है, इरिटेटिंग हो सकती है। लेकिन जो साउंड क्वालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए, माइल्ड होनी चाहिए और आपकी एक डेलिकेट होनी चाहिए। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ आवर वॉइस। स्पीकर की वॉल्यूम क्या रिफ्लेक्ट करती है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्पीकर? स्पीकर की वॉल्यूम रिफ्लेक्ट करती है उसकी नेचर, उसका मूड, उसका एटीट्यूड। रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि किसी की असर्टिवनेस का मतलब किसी की ज़िद, किसी की कॉन्फिडेंस, किसी का बोल्डनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस जो है वो रिफ्लेक्ट होती है लाउडर वॉल्यूम में। जबकि किसी का इंटेलेक्चुअलिज्म, डीप इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट मैटर, उसके पॉलिश मैनर्स, उसके एटिकेट्स जो हैं वो पीप्ड करते हैं, झांकते हैं। कहाँ से झांकते हैं? उसकी सॉफ्टर वॉल्यूम में। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी हाई वॉल्यूम है, आपकी बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम है, तो ये असर्टिवनेस का प्रतीक मानी जाती है, बोल्डनेस का प्रतीक भी मानी जाती है, कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन फिर भी
जो है अगर आपकी थोड़ी सॉफ्टर वॉल्यूम है तो आपका ये पता चलता है हाउ मच इंटेलेक्चुअल यू आर, हाउ मच डीप नॉलेज यू आर हैविंग इनटू योर सब्जेक्ट मैटर, हाउ मच पॉलिश मैनर्स एंड एटिकेट्स यू आर हैविंग। हमें मॉडरेट वॉल्यूम का यूज़ करना चाहिए, ना तो ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे आते हैं पॉज। पॉज क्या है? पॉज का मतलब है विराम देना। पॉज का मतलब है इंटरप्शन ऑफ एक्शन, टू स्पीक ब्रीफली, टू स्टॉप टेम्पोरेरली, यानी कि बीच बीच में रुकना। पॉज का रोल क्या है? पॉज हेल्प्स नॉट ओनली द लिसनर बट आल्सो द स्पीकर एज वेल। पॉज जो है हमारा ना केवल लिसनर की हेल्प करता है बल्कि स्पीकर की भी इसी तरह से मदद करता है। पॉज ऑटोमेटिकली कम्स इन बिटवीन। पॉज जो है वो ऑटोमेटिकली बीच बीच में आता है इन द मेजर पॉइंट्स ऑफ योर स्पीच। प्रोनाउंसिएशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, टू स्पीक आउट डिफरेंट साउंड्स इन ए वे दैट इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। जनरली वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अगला आता है वन शुड स्पीक केयरफुली एंड विद अटमोस्ट करेक्ट साउंड्स। अगर कोई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को नहीं पता है तो वी शुड इमीडिएटली यूज एंड कंसल्ट डिक्शनरी। अगला आता है हमारा डायमेंशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोड एंड कंटेंट आपका अलग से 2 मार्क्स में आ सकता है। कोड का मतलब क्या है? लैंग्वेज में कोड्स होते हैं। लैंग्वेज अपने आप में कोड है। कोड में बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सिंबल्स। ये ग्रुप ऑफ सिंबल्स याद रखिएगा, दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन ए वे दैट इज मीनिंगफुल टू अदर पर्सन। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सिंबल्स जो स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, यानी इस तरीके से ढांचे में ढले होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं दूसरे पर्सन के लिए। द इंग्लिश लैंग्वेज में हर लैंग्वेज की तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक कोड है। कोड का मतलब है, आपने ये पढ़ लिया है। कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट इज अ मैसेज दैट इज टू बी डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस। सिंपली कंटेंट तो मैसेज है जो डिलीवर करना है एक पर्पस के लिए। when more than one piece of information is to be presented they should have some order and structure। अगर आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे करनी हो तो ऑर्डर होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। आगे आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट कॉज यू टू रिएक्ट। स्टिमुलस उद्दीपन है, हिंदी में कहा जाता है उद्दीपन। स्टिमुलस वो एक हमारे लिए मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो हमको किसी रिएक्शन के लिए एनकरेज करता है। जैसे कि स्मेल ऑफ फूड टेम्प्ट यू टू हैव इट। जब आपको किसी खाने की खुशबू आती है तो वो आपको टेम्प्ट करती है, ललचाती है कि आप उसे ले लें। तो जो मतलब खाना खाने के लिए जो इच्छा है वो आपकी कैसे बनती है? उसके लिए स्टिमुलेशन क्या है? स्मेल ऑफ फूड। अब आता है ये चार्ट, आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दिस इज़ अ चार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हियर वी हैव सेंडर एट द फर्स्ट पॉइंट, then there is encoding, then there is message, then there is medium or source, then there is receiver, and then there is coding, decoding, and then there is feedback। sender क्या करता है? he simply sends the message। for example ये है, अब वो सेंडर जो मैसेज है वो सिंपली नहीं भेजता है, वो क्या करता है? he send the message in some symbols and signs। जब वो सिंबल्स और साइंस के ज़रिए मैसेज भेजता है तो उसे कोडेड लैंग्वेज में मैसेज भेजता है, तो उसको उस प्रोसेस को बोला जाता है एनकोडिंग। मैसेज में बी इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज में बी इन फॉर्म ऑफ न्यूज़, व्यूज़, समटाइम्स इट मे बी टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, इमोशंस एट्सेट्रा। तो ये जो है मैसेज में बी इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज़, व्यूज़, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। He may use medium, he may use source, sometimes he may use phone, sometimes he may communicate the message face to face, sometimes he may take support of fax, newspaper, TV etc। रिसीवर क्या करता है? रिसीवर सिंपली रिसीव करता है मैसेज को, फिर वो डिकोडिंग की प्रोसेस होती है। डिकोडिंग की प्रोसेस में क्या होता है? जो सिंबल्स हमारे यहाँ पर एनकोडिंग करके भेजे गए थे उन्हीं को कन्वर्ट द सिंबल्स एंड कोड्स और सिंबल्स को मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वे करने का जो प्रोसेस है वही जो है हमारा डिकोडिंग कहलाता है। एक आता है आपका फीडबैक। इसके बाद फीडबैक में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रेसिप्रोकल रिएक्शन, रिएक्टिंग ऑन रिसीविंग द मैसेज।
तो ऑन रिसीविंग द मैसेज, जब मैसेज रिसीव करते हो तो जब आप मैसेज रिसीव करके ये रिएक्शन देते हो कि कितना आपको समझ में आ गया है, ऑफ हाउ मच यू कुड अंडरस्टैंड द मैसेज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक। यही सब इसमें है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मीडियम में ये है, रिसीवर में ये है, डिकोडिंग में फीडबैक देख लीजिए। रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन है रिसीवर का ऑन रिसीविंग द मैसेज ऑफ अबाउट हाउ मच ही कुड ग्रास्प द मीनिंग। थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन, फीडबैक फॉर्म, सजेशन बॉक्सेस, यू मे कलेक्ट फीडबैक। अब आता है ये 2 मार्क्स में आ सकता है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एनी स्पीकर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फ्लो इन स्पीच। फ्लो इन स्पीच, फ्लो क्या है? फ्लो एक क्वालिटी है पब्लिक स्पीकिंग में, और वी में से इट इज़ कंटिन्यूटी और ए थ्रेड। कंटिन्यूटी है या एक थ्रेड है जो लीड करती है आपको और आपकी ऑडियंस को आपकी स्पीच से बांधे रखती है। तो ये कंटिन्यूटी या एक थ्रेड है जो आपको और आपकी ऑडियंस को जो आपको और आपकी स्पीच को, जो आपकी ऑडियंस को ये प्रेरित करती है कि वो आपकी स्पीच से और आपसे बंधे रहें। सीमलेसली का मतलब एफर्टलेसली, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, एंड से बिगनिंग से एंड तक। स्पीकिंग विद ए पर्पस, पर्पस के साथ बोलना क्या है? कन्वेइंग विद अदर्स इन ए वे दैट इज ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, डायरेक्टली कमिंग ऑन द पॉइंट, being unbiased, unprejudiced and impartial. Speaking with a purpose का मतलब है recognizing what our audience is expecting from us to deliver. उनकी नीड को, मतलब अपनी ऑडियंस की नीड को पहचानते हुए बोलना, यही स्पीकिंग विद ए पर्पस है। पर्पसफुली बोलना यानी टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बीइंग अनबायस्ड, अनप्रेजुडाइज्ड, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्पीक with a purpose, recognizing the needs and expectations and of the audience. अब आते हैं स्पीच एंड पर्सनालिटी, ये बी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वन ऑफ द प्राइम फैक्टर दैट डिसाइड्स आवर पर्सनालिटी इज आवर स्पीच। जो प्राइम फैक्टर हमारी पर्सनालिटी को डिसाइड करता है वो हमारी स्पीच ही है। स्पीच एक क्वालिटी है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है एक पर्सन की, जिस एबिलिटी से वो लोगों से इफेक्टिवली और इम्प्रेसिवली बोलता है। स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और कैसे इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ प्रूफ करेंगे। जिस तरह से आवर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लाइकवाइज आवर फर्स्ट वर्ड दैट वी अटर का मतलब बोलना, फ्रॉम आवर माउथ इज इनफ टू गिव अदर्स एन आइडिया अबाउट आवर पर्सनैलिटी। जिस तरह से हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो हमारा लास्ट इंप्रेशन हो जाता है, इसी तरह से जो हम फर्स्ट वर्ड होता है हमारा, वही हमारी पर्सनैलिटी के बारे में एक इनफ आइडिया दे देता है। टुडे इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीबडी इज़ वेरी बिजी। आज साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, हर आदमी बहुत बिजी है। ऐसे सिनारियो में इफ़ ए प्रोफेशनल स्पीक्स इन ए मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक प्रोफेशनल मीटर्ड और मेजर्ड टोन में बोलता है, नपे तुले टोन में बोलता है, तो और बीइंग प्रिसाइज रहकर, विदाउट बीटिंग अबाउट द बुश, कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, तो ये उसके बारे में एक अनफ आइडिया मिल जाता है उसकी डिसेंट पर्सनालिटी के बारे में। अगर एक पर्सन बोलते हुए कॉन्फिडेंट है, अपने एक्सप्रेशन को रखने में कॉन्फिडेंट है, तो उसकी पर्सनालिटी हमेशा शाइन करेगी एंड ही विल लीव एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन टू द पर्सन्स टू होम ही विल मेट, टू होम ही विल इंटरैक्ट। इंडेलिबल इम्प्रेशन का मतलब है अमिट छाप। अगला आता है आवर परसेप्शन ऑफ अदर्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे दे स्पीक। हमारा जो परसेप्शन है, हमारे बारे में जो परसेप्शन लोग बनाते हैं, परसेप्शन का मतलब जो आइडिया बनाते हैं हमारे बारे में लोग कि ये कैसा होगा, वो कैसे बनाते हैं, वो हमारी स्पीच से, हम कैसे बोलते हैं वही उसी से बनाते हैं। If a speaker is having clarity of purpose and he speaks judging about the needs, priorities, cultural and academic background of his audience, liking, disliking and interest, age and gender of the audience, he will not only be a successful speaker but he will always impact enough of his personality। तो ये हमारा पूरा यूनिट 5 था। अगर हम एक बार फिर से बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, वो बन रहा है आपका प्रोफेशनल पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स का। उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। एंड आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली हिट a like to get Gateway classes and kindly leave your comments in the comment section. Thank you so much for watching. Have a very nice time. Keep on shining. Have a very happy examination period. Bye bye.